Hello students, now we are coming with the revision part of business environment part 3. Now in this part we will revise the factors of internal and external environment and your macro environment factors. So what are the parts of the macro environment? Now we'll start with internal environment and its factors. So already we have done the definition of the internal environments. These are the factors and events within an organization. They influence its activities and behavior of the employees. These are controllable factors, factors that are frequently considered part of the internal environment: organization missions, corporate culture, top management policies, leadership style, company's image, and the organizational structure. So now the different factors. The first factor is your corporate culture or organizational structure. Corporate culture or organization structure क्या है? It is set of values, beliefs and the founders and top management of the company. It exercises strong influence on what the company stands for, how it does things and what it considers important. When the value system is shared by all the members, the organization is likely to be successful. So, हम कर रहे हैं कि फैक्टर्स क्या है आपके. तो फर्स्ट फैक्टर आपका कॉर्पोरेट कल्चर है. कॉर्पोरेट कल्चर में क्या इंक्लूड होगा आपका? कॉर्पोरेट कल्चर इंक्लूड्स आपका कि कंपनी के एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड कैसे हैंडल करते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस को, उनका ड्रेस कोड क्या रहेगा, उनकी वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट और आपका कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन कैसे होगा, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एटसेट्रा. इन सभी फैक्टर्स से आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिसाइड होता है. ओके, तो हम कहें अगर इसको तो कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कंपनी का, जो कि डिसाइड करता है हाउ इट डज थिंग्स, कैसी चीज़ें करती हैं और कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है. ठीक है, अगर कंपनी का वैल्यू सिस्टम शेयर होता है सभी मेंबर्स में तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल रहता है. नाउ सेकंड है मिशन और ऑब्जेक्टिव्स. दीज आर foundational internal elements that define a company's purpose, long-term aspirations and specific goals. They provide a great sense of direction and help align all activities and decisions within the organization. तो क्या है? ये फाउंडेशनल इंटरनल एलिमेंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कंपनी का पर्पस. मिशन ऑब्जेक्टिव्स दे डिफाइन द पर्पस और उनके स्पेसिफिक गोल्स को जिसके लिए कंपनी सेटअप हुई है और जो लॉन्ग रन में उसको अचीव करना चाहती है कंपनी. और ये कंपनी को एक डायरेक्शन देता है कि उनकी एक्टिविटीज, उनके डिसीजंस किस तरह से अलाइन होंगे. जिस तरह से एग्जाम्पल है हमारा टेस्ला मिशन क्या है? टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी. और उसके लिए क्या किया उन्होंने? डिराइव ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड मार्केट स्ट्रेटजीज फ्रॉम इलेक्ट्रिक कार टू सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस. Now, third one is your top management culture. The composition of the board of directors, the degree of professionalization of management and organizational structure of a company affects its decision making. The board of directors sets the direction and monitors the performance of the company. Companies having highly qualified and responsible boards outperform those lacking such board of directors. Sound management structure and style facilitate timely decision making. तो क्या है कंपोजिशन आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन कितनी है मैनेजमेंट में और उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, वो कंपनी की वर्किंग और कंपनी के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी को डायरेक्शन देते हैं क्या है और जो उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं. कंपनी जिनके पास हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट होता है वो हमेशा ही बेटर परफॉर्म करती है उन कंपनी से जिनका आपका मैनेजमेंट बहुत क्वालिफाइड नहीं है. सो आपका एक
मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है या उनका मैनेजमेंट स्टाइल है वो आपको एक टाइमली डिसीजन में हेल्प करता है, जिससे कि कंपनी आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकती है और टाइमली डिसीजन ले सकती है। देन नेक्स्ट इज योर पावर स्ट्रक्चर। इंटरनल पावर रिलेशनशिप क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव्स के और स्टाफ के बीच में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का। द एक्सटेंट to which top management enjoys the support of shareholders and employees at different levels affects decision making and working of a company। तो मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट का को कितना सपोर्ट मिल रहा है उनके स्टेक होल्डर से, उनके एम्प्लॉय से, वो आपकी कंपनी की वर्किंग को और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। लास्ट इज योर कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। इमेज कंपनी की आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसी है और ब्रांड इक्विटी यानी कि प्रोडक्ट की कितनी पॉपुलैरिटी है वो आपके लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उसको फाइनेंस रेज करने में, अलायंसेस फॉर्म करने में, डीलर्स और सप्लायर्स को चूज करने में, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में और नई मार्केट या फॉरेन मार्केट में एंटर करने में कंपनी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी का है यानी कि प्रोडक्ट की रेपुटेशन, प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द नूडल्स, सो immediately Maggi clicks in the mind. Though Maggi is not a noodle, it is the name. So it has created a brand equity. Now after that, we'll just find the factors of external environment. So a quick just recap of the definition of external environment. External environment is the external factors or forces, refers to those individuals and groups or agencies with which a particular business organization comes into direct and frequent contact in the course of its functioning or working. These individuals or groups are also known as stakeholders. What is a stakeholder? A stakeholder is an individual or group which have a financial stake in the working and performance of the particular business organization. They exist and operate in the organization's immediate operating environment, and they exist outside the organization environment, so they are uncontrollable. And the examples of external environment are your customers, competitors, financiers, suppliers, market intermediaries, public and regulators. Now external factors. The first is your market intermediaries, the middleman. Market intermediaries are independent organizations or individuals that help a business promote, sale and distribute its product to final consumer. Though they are not part of the company, they play a very vital role in bridging the gap between a business and the customers. Thus, a business that manages and supports strong relationship with their intermediaries is more likely to achieve wider reach, better recognition and increased sale. For example, Nike sell its product through own stores, online platform and independent retailer globally. It also works with marketing agencies for global brand campaigns. तो मार्केट मिडलमैन या मार्केट इंटरमीडियरीज क्या है? आपके इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो प्रोडक्ट को आपके सेल करने में या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। आपका कंपनी का और या बिजनेस का और कस्टमर के बीच में एक लिंक या एक ब्रिज गैप करते हैं उनका। दे आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द कस्टमर। वी कैन से देयर इज अ लिंक बिटवीन द कस्टमर एंड बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन है, बिजनेस है, वो आपको जो आपका अगर इंटरमीडियरीज का अच्छा उनके साथ रिलेशन है, उनको अच्छा सपोर्ट उनका मिला हुआ है, तो वो मार्केट में उनकी रीच और उनकी अप्रोच अच्छी है। मीन्स उनका प्रोडक्ट अच्छे से रिकग्नाइज्ड होता है और उनके प्रोडक्ट की सेल अच्छी होती है। क्योंकि हम अगर देखें एग्जांपल नाइकी का, तो क्या है उनका एक अच्छा सेल जो है प्रोडक्ट का सेल है। बाय बिकॉज वो अपने खुद के उन्होंने ऑन स्टोर से सेल करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सेल करते हैं, रिटेलर्स के थ्रू भी सेल करते हैं और मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को
इंटरनेशनल लेवल पर भी सेल करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर फाइनेंसर्स। फाइनेंसर्स कौन होते हैं? फाइनेंसर्स वो होते हैं जो बिजनेस को कैपिटल या फंड करते हैं प्रोवाइड। ये इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को उनके स्टार्ट करने के लिए, टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू ऑपरेट अ बिजनेस, टू ग्रो द बिजनेस एंड टू एक्सपेंड इट। They are a critical part of the business environment because every business requires financial resources for activities like purchasing equipment, paying salaries, marketing, research and development, etc. कोई भी बिजनेस बिना आपके फाइनेंस के शुरू नहीं हो सकता। उसको एस्टेब्लिश होने में, उसको ऑपरेट करने के लिए, ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए हर जगह ही उनको फाइनेंस की ज़रूरत है। उनके एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर इक्विपमेंट्स लेने के लिए, बिल्डिंग्स लेने के लिए, देन वर्किंग के टाइम पर सैलरीज, वेजेस और आपके पावर, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने के लिए और दूसरे एक्सपेंसेस देने के लिए, देन मार्केटिंग ग्रोथ करने के लिए, मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी उनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अ कंपनीज रिलेशनशिप विद इट्स फाइनेंसर्स इन्फ्लुएंसेस इट्स स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो एक कंपनी का उनके फाइनेंसर्स के साथ क्या रिलेशन है, वो उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट, उसकी स्ट्रेटजीज चॉइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। For example, companies cannot raise funds through shares if the financiers are not risk taking. तो अगर फाइनेंसर्स रिस्क टेकिंग नहीं है तो कंपनी शेयर से कैपिटल जनरेट नहीं कर पाती है। देन थर्ड इज योर पब्लिक्स। व्हाट इज पब्लिक्स? पब्लिक्स इंक्लूड सारे के सारे जो हमारे एक्चुअल पोटेंशियल इंटरेस्ट जिनका है कंपनी में। आपका मीडिया है, आप गवर्नमेंट है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, एनजीओज और लोकल कम्युनिटी हैं, वो आपके एग्जांपल्स हैं आपके पब्लिक्स के। पब्लिक्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस फर्म। ए कंपनी कैन कॉर्पोरेट विद द local people to improve its image as well as to provide some benefit to the people, right? Just change it, it is benefit to the people. तो क्या करती है कंपनी? कॉपरेट करती है अपने लोकल पीपल से इम्प्रूव करने के लिए इमेज, लाइक ताकि उसका बेनिफिट जो है वो पब्लिक को और पॉपुलेशन तक पहुंचा सके। नेगेटिव साइड में क्या है? लोकल कम्युनिटी कंसर्न विद पब्लिक हेल्थ कैन फोर्स अ कंपनी टू सस्पेंड ऑपरेशंस और टू टेक पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। और जो नेगेटिव साइड पे क्या है कि लोकल कम्युनिटी या कंसर्न पब्लिक्स हैं जो, वो पब्लिक हेल्थ के को कंसर्न में रखते हुए कंपनी को फोर्स कर सकते हैं कि अपनी ऑपरेशन बंद करे और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए मेजर्स उठाए या स्टेप्स उठाए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द मीडिया रिपोर्ट कंप्लेन दैट मैगी नूडल्स कंटेन्स एक्सेस लेड, public outrage and regulatory actions caused a nationwide ban। तो शायद आप सबको भी याद होगा कि नूडल्स पर, आपके मैगी नूडल्स पर बैन हो गया था कुछ टाइम के लिए। गवर्नमेंट ने उनको अपने प्रोडक्ट को विड्रॉ करने के लिए बोला था और उसमें चेंजेस करने के लिए, ताकि उसमें से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और जो उनका एक्सेस लेड था उसको रिमूव किया जा सके। देन नेक्स्ट इज योर सप्लायर्स। सप्लाई एक बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन का इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट है। जो सप्लायर्स आर ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स दैट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज। तो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, इक्विपमेंट्स देते हैं, सर्विसेज देते हैं, टूल्स एंड अदर थिंग्स। अ बिजनेस नीड्स टू प्रोवाइड गुड्स और डिलीवर सर्विसेज। बिजनेस को है क्या करना है? गुड्स या तो डिलीवर करने हैं, गुड्स प्रोड्यूस करने हैं उनसे, और या फिर सर्विसेज डिलीवर करनी है। Reliable source of supply enables the company to carry on uninterrupted operations and to minimize inventory carrying cost. Suppliers also influence quality level and cost of manufacturing. It is advisable to develop and sustain multiple sources of supply, right? तो आपका जो है एक रिलायबल सप्लाई सोर्स होना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका प्रोडक्शन प्रोसेस अनइंटरप्टेडली चलता रहे और उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी मिनिमम हो सके। सप्लायर जो है क्वालिटी, जो है प्रोडक्ट के क्वालिटी को अफेक्ट करता है, उसकी कॉस्ट को इफेक्ट करता है, एंड इवेंचुअली इट्स सेल। ओके,
तो कंपनी के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो एक ही सप्लाई सोर्स पर रिलाई नहीं करे, क्योंकि इन केस अगर कहीं शॉर्ट सप्लाई होती है, एक तरफ से उसे सप्लाई नहीं मिलती, तो वो कहीं दूसरे या और जो दूसरे सप्लायर्स हैं उनसे वो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई ले सके, ताकि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू होता रहे. For example, Maruti relies on a network of auto parts suppliers for timely assembling of automobiles. During the COVID-19 lockdown, supply chain disrupted lead to production halts. क्या हुआ, मारुति जो है जो ऑटो पार्ट सप्लायर के एक नेटवर्क पे ही रिलाई कर रही थी ताकि वो ऑटोमोबाइल्स की असेंबलिंग और टाइमली कर सके, बट कोविड-19 में सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई वो, तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो था आपका मारुति का हॉल्ट पे आ गया. देन नेक्स्ट इज योर कंपटीटर्स. कंपटीटर्स कौन है? कंपटीटर्स दो तरह के हैं बिजनेस में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट वो है जो सेम बिजनेस लाइन में वर्क कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट वो है जो कि वो फर्म्स हैं विच आर हैविंग वेविंग फॉर डिस्क्रिएशनरी इनकम. तो आपके डायरेक्ट में जो सेम ही तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट होते हैं जिनका इनकम दूसरी तरफ से आपका, जिसका इनकम जो है इम्पैक्ट करता है लाइकली आपका रिक्रिएशन इंडस्ट्री में, आपका सर्कस, मूवीज या आपके जो वाटर पार्क्स, दे आर इन द कैटेगरी कि अगर एक जगह पे इंसान, अगर जो लोग जा रही है, पब्लिक जा रही है, तो दूसरी जगह नहीं जाती रिक्रिएशन पे, तो अगर लोग ज्यादा वाटर पार्क में जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका फिल्म जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी इनकम कम होगी कि लोग पिक्चर देखने कम जाएंगे. So Indian companies, due to economic liberalization and globalization, Indian companies are now facing competition from both domestic firms and multinational corporation. तो अब क्या है, क्योंकि जो इंडियन कंपनीज हैं ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के बाद ना सिर्फ डोमेस्टिक फर्म से वो आपका जो कंपटीशन चल रहा है उनका, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी मार्केट में आ गई हैं जिनके साथ उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है. लाइकली Flipkart versus Amazon India, the two e-commerce giants compete aggressively on pricing, delivery speed, and product variety to dominate the Indian online shopping market. तो Flipkart और Amazon दो आपके e-commerce के आपके प्लेटफॉर्म हैं जो कि प्राइसिंग पर, एक्सक्यूज मी, डिलीवरी स्पीड पर और प्रोडक्ट वैरायटी पर डोमिनेंट है और इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट को इंपैक्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज योर कस्टमर्स. कस्टमर इज द सोवरियन किंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द फर्म. द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द फर्म इज योर कस्टमर्स ओनली, दोज हु बाय द गुड्स. People, those who buy the firm's products and services are called the customers. A business access to create and satisfy customer. A firm may have different types of customers like individuals, households, government departments, commercial establishments, states, etc. In order to be successful, a company must understand and meet the needs and expectations of its customer. तो अगर कंपनी को अगर स्टे करना है लॉन्ग रन तक और क्या है अपनी प्रोग्रेस करनी है, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि उन्हें अपने कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन देना होगा. कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के लिए उन्हें सेंसिटिव होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए. द कस्टमर एनवायरनमेंट इज बिकमिंग ग्लोबल ड्यू टू इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. तो इकोनॉमिक जो है हमारा लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो कस्टमर एनवायरनमेंट हमारा ग्लोबल हो गया. कस्टमर एनवायरनमेंट ग्लोबल है कि यानी कि द प्रोडक्ट कैन बी डिमांडेड दैट इज नॉट फ्रॉम विद इन द कंट्री, फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल. So for example, McDonald's adjusted its menu to suit Indian customers by offering vegetarian options and regional items like makalu tikki. तो मैकडोनाल्ड ने अपने मेन्यू को एडजस्ट किया ताकि इंडियन कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. उसके लिए उन्होंने ऑफर किया वेजिटेरियन ऑप्शंस
राइट, क्योंकि इंडियन जो है आपका एक बड़ा स्लॉट है कस्टमर्स का जो कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स जो है आपके यूज करते हैं, और रीजनल आइटम्स लाइक मकालू टिक्की. ओके, सो आई फील we'll just end the session till now here for today, and the rest of the part of the chapter we'll discuss in the next part of this chapter. Thank you. And the very important part of this is that like, share and subscribe.